नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरसीसी भागलपुर में। आज हम कराने जा रहे हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 को। पेपर 1 और पेपर 2 मैंने कल करवा दिया था और आज हम क्वेश्चन देखेंगे पेपर 3 और पेपर 4 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, एक मैं ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक के द्वारा ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जब हमें x प्लस 1 बाय एक्स बराबर यदि n दिया हुआ रहे तो n जहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक है, तो और हमसे पूछे x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बस एक ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक है हमारा n स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। बस क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, यहाँ पे n के जगह पे क्या है, n के जगह पे हमारा 2 दिया हुआ है, n के जगह पे कितना दिया हुआ है 2, ये क्या है n, इसे हम मानेंगे n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 2। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पेंसिल तथा 12 कलमों का कुल मूल्य 120 रुपया है। यदि 16 पेंसिल तथा 14 कलमों का कुल मूल्य 200 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या है। समझिए, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर लेंगे। कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, बाय ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं, कहता है कि 8 पेंसिल और 12 कलम का मूल्य कितना है, 120 रुपया। तो यहाँ पे जो भी हमसे क्या पूछा, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो एक पेंसिल, यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ये वो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पे 8 पेंसिल दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन चेक करते हैं, अगर 8 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है, तो 8 गुना, जब हम 8 गुने 4 करेंगे तो बाय ऑप्शन में पहला ऑप्शन 8 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो गया। और फिर कलम का दाम है, एक कलम का दाम है 9 रुपया, और यहाँ पे कितने कलम है, 12 कलम है, तो 12 गुना 9 करेंगे, कितना हो जाएगा, बरनामा टोटल से 108। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए था, 120। क्या 120 आया, नहीं आया। इसका मतलब पहला आंसर हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शंस बी लेते हैं। जब ऑप्शंस बी इसी प्रकार से चेक करेंगे, एक 8 पेंसिल है और एक पेंसिल का दाम यदि 10 रुपया है, तो टोटल कितना दाम हो गया, 80 रुपया। और फिर एक जो है टोटल एक कलम का दाम है 8 रुपया और टोटल कलम है कितना, 12। तो 12 गुने 8 कर देंगे, 12 8 96। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 176। क्या 176 इसका दाम है, नहीं, 120 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन में एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य है यहाँ पे 6 रुपया और 8 पेंसिल है, तो 8 × 6 कर देंगे, मतलब 48 रुपया इसका दाम निकल गया। और एक कलम का दाम है 12 रुपया और टोटल कलम में कितना है 12, तो 12 गुना 12 कर देंगे और इसका दाम हो गया 144 रुपया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 12 9 192, 120 आया, नहीं आया। तो ये भी आंसर क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा, ऑप्शन डी। जैसे देखिए अभी हमारा 3 ऑप्शंस गलत हो गया, तो चौथा 100% होना ही है, क्योंकि ऑप्शन 4 ही है। 3 गलत हो गया तो चौथा तो होगा ही होगा। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 8 पेंसिल है और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 से, तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। फिर 12 पेंसिल है, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, 12 बड़ चौके कितना हो जाएगा, 48। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120। तो देखिए यहाँ पे 120 था और यहाँ भी 120 आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए
कहता है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर है। तो इसकी भुजा बराबर है, इसकी भुजा पूछा है। देखिए एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाए, जिसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। और इसके ये दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण की लंबाई है 6, मान लेते हैं ये वाला 6 है, तो यहाँ 3 होगा, ये 3 होगा, तब ना पूरा क्या बनेगा? 6 बनेगा। और दूसरा है 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 4, ये पूरा लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर का और ये पूरा हो गया 6 सेंटीमीटर का। और समचतुर्भुज में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये अगर 90 डिग्री यहाँ बनता है तो ये क्या बन रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, एक भुजा हमारा 3 दिया हुआ है, एक भुजा हमारा 4 दिया हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा हम जानते हैं ट्रिपलेट होता है इसमें, तो ट्रिपलेट से यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट से, बाय ट्रिपलेट भी हम ऑप्शन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम नहीं जानते हैं तो ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं? P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? B कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? H कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की लंबाई निकालनी है, मतलब इस भुजा की लंबाई निकालनी है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है, तो ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो P कितना है हमारा? 3, B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 बराबर कितना? रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 का मतलब कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक तरीका है और ट्रिपलेट याद रखेंगे तो इससे जल्दी से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है 5 cosec थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम जानते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना? 5। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी? देखिए हानि प्रतिशत हमसे पूछा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन ये कब? ये होता है रुपया में। ठीक है, जब आपको रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुपया नहीं है, यहाँ पे क्या है? किताबें हैं, मतलब कोई वस्तु। जब कोई आपसे वस्तु दे करके पूछे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे, यहाँ पे विक्रय मूल्य लेते हैं, क्रय मूल्य नहीं लेना है। क्या लेना है? विक्रय मूल्य लेना है। क्यों विक्रय मूल्य रहेंगे? जब वस्तु पे काम होता है, जब वस्तु दिया हुआ है, वस्तु पे हमें कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लेते हैं। और यदि यही चीजें 15 रुपया 20 रुपया में होता तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं? सीपी लेते। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या कह रहा है कि जब हमने 15 किताब को खरीदा, जितने रुपए में 15 किताबों को खरीदा उतने रुपए में ही हम 20 किताबों को बेच दिया। इसका मतलब यदि हम 100 रुपया में कोई 15 किताब खरीद रहे हैं और 100 रुपया में ही 20 किताबों को बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 किताब को हमने एक्स्ट्रा बेच दिया, तो वो 5 किताबें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 किताब की हानि हुई, तो 5 गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य कितना? टोटल कितना बेचे हैं? बेचे कितना है? 20। ठीक है, तो 20 पंचे ये हो जाएगा 100 और 5 गुना 5 करेंगे कितना? तो 25। मतलब कि हमारा हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% की हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बहुत ही आसान चीज, इतना आसान पूछा है, बिहार पुलिस में और ज्यादा डिफिकल्ट पूछेगा अभी क्या। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? आयत का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जिसे हम L और B कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? L गुने B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है,
जैसे देखिए कह रहा है दिए गए आकृति में यदि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी है ए बी जो है मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, बराबर है, मतलब समानांतर है। तो ए पी क्यू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। बी पी आर कहाँ है, देखिए बी पी और आर ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान। तो एक्स वाई और जेड का मान बताना है हमें, क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए एक्स का दिया हुआ है, वाई पूछा है, जेड पूछा है, एफ भी पूछा है, हाँ जेड और एफ भी पूछा है। अब देखिए जब कोई भी समझिए, जब कोई समांतर रेखाएं होती है, जब कोई तिरछी लाइन इस पे तिर्यक छेदी रेखा जिसे कहते हैं, ये अगर काटती है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर होता है। यदि ये थीटा डिग्री का हो, यदि ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए यदि ये कोण यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना का हो जाएगा, ये कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, ठीक है। अब तो जेड का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जेड का मान खोज लीजिए, जेड का मान 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे जेड का मान 30 डिग्री है ऑप्शन में, और किसी भी ऑप्शन में जेड का मान 30 डिग्री नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मीना अपने वेतन का 12.5% बचाती है और 35,000 रुपए खर्च करने के बाद उसका वेतन है 12.5%। देखिए मीना क्या कहता है, जो कुल आय, यहाँ पे देखिए टोटल जो इनकम होता है, कुल जो आय होता है, हम आय को ना प्रतिशत में कितना मानते हैं, 100%। आय को प्रतिशत में 100% मानते हैं, ठीक है। और 100% हमने 100% कमाया, जिनमें से क्या बोला कि 12.5% वो बचा लेती है। 12.5% क्या कहता है, बचा लेता है। 12.5% को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 12.5% को फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो ये 1/8 का वैल्यू होता है। यानी कि अगर हम हमारा इनकम 8 रुपया है, अगर टोटल इनकम कुल आय यदि हमारा 8 रुपया है तो उनमें से हम 1 रुपया का क्या करते हैं, बचत कर लेते हैं। तो हमने यहां से कितना खर्च किया, यहां से हम खर्च किए 8 में से 1 घटेगा तो 7, कितना 7 यूनिट, इसको क्या मानेंगे, यूनिट। तो 7 यूनिट हमने क्या किया, ये हमने खर्च कर दिया। और ये तो यूनिट में खर्च हुआ, ये खर्च किस में हुआ, यूनिट में। लेकिन वास्तव में हमारा खर्च कितना है, 35,000 रुपए है। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। और हमसे पूछा कि उसका वेतन क्या है, तो वेतन यहाँ पे ये जो कुल नीचे होता है इसी को कुल आय या वेतन कहते हैं। तो अगर 7 यूनिट का 1 यूनिट का वैल्यू 5,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछेगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 को हम 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 4/13 भाग मतलब कि अगर मान लेते हैं नीचे वाले को कुल मानते हैं, ठीक है, ये हमारा कुल है। तो कुल यदि मान लेते हैं, अगर हमारा कुल 13 लीटर, मान लेते हैं बाल्टी की क्षमता 13 लीटर का है, तो जिनमें से 4 लीटर भरने में, ठीक है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लीटर मान लेते हैं, तो 4 लीटर भरने में उसको 6 मिनट लगता है। तो कहता है कि शेष भाग को भरने में, तो शेष कितना, देखिए 4 लीटर, थोड़ी देर के लिए इसको यूनिट मानते हैं, ये जो यूनिट 4 यूनिट को भरने में इसको 6 मिनट का समय लग रहा है। तो शेष यूनिट, तो शेष कितना, 13 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुने 9, और भाग किससे कर देंगे, इस 4 से यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27, 27/2 इज इक्वल टू 13.1/2 मिनट। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 मिनट हाफ मिनट है, और हाफ मिनट को 1 मिनट, हाँ हाफ मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेकंड। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 मिनट 30 सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 बार चित आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है। देखिए 4 सिक्का उछालते हैं तो 3 बार चित, तो चित का मतलब क्या होता है, चित होता है। जैसे पैसा को उछलाते हैं तो उनमें से एक पार्ट होता है हेड वाला और एक पार्ट होता है टेल का। ठीक है, तो ये जिसे हम चित कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, टेल कहेंगे। तो टेल वाला क्या आएगा, ठीक है, हेड। तो जब हम देखिए कितना परिणाम, सबसे पहले तो इसमें निकालना होगा कि टोटल परिणाम, जब 4 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारा टोटल परिणाम कितना बनेगा। देखिए एक सिक्का होता है, एक सिक्का के सतह कितने होते हैं, 2 सतह होते हैं, हेड और टेल 2 ही होते हैं। इस उसका जो कि फेस होता है, 2 फेस होता है एक सिक्का का, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, तो फेस कितने हो गए, 2 फेस कितने हो गए सिक्का के, 2, और इन दो फेस हो गए, और इस पे टोटल सिक्का कितना है 4, तो इस पे पावर 4 लगा देंगे। तो ये जो, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4। क्यों 2 पे पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा कुल ये हो जाएगा कुल परिणाम। तो टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, तो 16 परिणाम होगा। जब 4 सिक्कों को उछलाएंगे तो 16 परिणाम हमारे सामने आएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हमसे कहता है कि उस पे चित आने की क्या प्रायिकता है, चित आने, 4 सिक्का है तो 4 सिक्का, जैसे देखिए अब मान लेते हैं पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे हेड आया, चौथे पे भी हेड आया, तो इस तरह से बनेगा, लेकिन ये नहीं कहता कि हेड आए, मतलब कहता है कि कम से कम 3 सिक्का ऐसा हो जिसपे कि टेल आए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टेल आने का मतलब है कि पहला सिक्का पे यदि हेड आया तो बाकी तीनों सिक्का पे टेल आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि पहले सिक्के पे यदि टेल आए और दूसरा सिक्का पे हेड आए तो अदर 2 सिक्का पे भी टेल आना चाहिए, 1 2 3 टेल आना चाहिए। उसके बाद फिर पहले 2 सिक्के पे यदि टेल आया, तीसरे पे हम हेड लाते हैं तो चौथे पे भी टेल आएगा, तब ना 3 गो टेल बनेगा। फिर पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का पे टेल आएगा और चौथे सिक्के पे हेड आएगा। तो देखिए अगर हमें टेल लाना है, चिप लाना है, तो ये केवल 3 टेल है पहला परिणाम पे। 4 सिक्का को उछलाएंगे तो पहले वाले सिक्के पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, चौथे सिक्के पे टेल आ गया। तो ये पहला एक परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम में पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे भी टेल आया, चौथे पे भी टेल आया। तो यहाँ से भी कितना टेल, यहाँ से भी 3 टेल आ रहा है, इसमें भी देखिए 3 गो टेल है और इसमें भी 3 टेल है। ठीक है, तो ये टोटल कितने परिणाम हो गए, 4। मतलब ऐसा कितना घटनाएं घट सकती है, तो 4 आने की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर क्या होता है, जिसे हम घटना पीई बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, पीई, प्रायिकता बराबर पीई। पीई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ई ये क्या है, ये हो गया प्रायिकता। पीई क्या होता है, प्रायिकता बराबर मतलब घटना घटने की प्रायिकता बराबर घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी क्या हो गया, घटना घटित होने की प्रायिकता बटे और कुल घटना घटने की प्रायिकता। तो घटना घटित होने की प्रायिकता किसको कहेंगे, तो घटना घटित होने की जो प्रायिकता हुआ, ये 4 ही घटना घटित होगा, ये 4 घटना होगा, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, नीचे टोटल कितनी घटनाएं हैं, 16 घटनाएं हैं, तो ये हो गया 16, 4/16 का मतलब शॉर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है, तो 3 साल के बाद की राशि कितनी होगी। 3 साल के बाद साधारण ब्याज पे देता है, तो 3 साल बाद प्राप्त राशि कितनी होगी, 3 साल के बाद। तो देखिए 3 साल के बाद जो कि हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर
प्रतिशत में बढ़ते रहता है, ठीक है। अगर पहले साल यदि 5% से बढ़ रहा है तो दूसरे साल भी 5% ही रहेगा, तीसरे साल भी 5% ही रहेगा। तो 3 साल में टोटल कितना परसेंट हो गया, तो 5 किया 15% ब्याज हो जाएगा। तो टोटल ब्याज 3 साल में कितना, पहले साल 5% लिया, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, तो टोटल हो गया 15% का ब्याज, ठीक है। तो 1200 का क्या करना है आपको, 15% सीधा निकाल लेंगे, 1200 का 15%। जब 1200 का 15% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 रुपया हमारा क्या बन जाएगा, 180 रुपया हमारा ये ब्याज बन गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि होगी, तो प्राप्त राशि का मतलब क्या होता है, कुल राशि ना, कुल, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपया तो हमारा मूलधन था और 180 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 1200 प्लस 180 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1280 रुपया हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है पहली पंक्ति में 21 क्यारियां और दूसरी पंक्ति में 18 क्यारियां, तीसरी पंक्ति में 15 क्यारियां और अंतिम पंक्ति में 6 क्यारियां हैं, तो क्यारियों की संख्या कितनी है। सभी को सिंपल है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 21 प्लस 18 प्लस 15 और प्लस 6, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए, 8 1 9, 9 6 15, 5 20, बाकी 2 2 2 4 2 6, मतलब टोटल कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें कहता है कि स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है, मतलब कि लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल का जो अनुपात है 2:5 है। तो विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 420 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे टोटल कितना, यहाँ पे देखिए रेशो में टोटल कितना है, 2 गो लड़का है तो 5 गो लड़की है, मतलब 5 दूर 7, तो 7 इसको रेशियो में है इसलिए इसको यूनिट बोलेंगे। तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 420, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे, 7 6 42 60, 1 यूनिट का वैल्यू 60। तो हमसे पूछा लड़कियों की संख्या बताइए, लड़की यहाँ पे कितना था, 5 यूनिट था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल वही है जो अभी हमने पिछला सवाल जो किया था, वही सेम सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कह रहा है क्या कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल है, ये भी और ये भी दोनों क्या है, पैरेलल है। जबकि ये 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये y है। तो इनमें से पूछा एल एंड डी। एल एंड डी कहाँ है, देखिए एल यहाँ पे, एन यहाँ पे, डी मतलब ये वाली, मतलब हमसे कौन सी पूछा, ये एंगल पूछा, ये एंगल कितना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये हम जानते हैं ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। एकांतर कौन से अभी बताए थे, कोई भी समांतर रेखा पे इस तरह से कोई लाइन गुजरती है तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण कहलाती है। और एकांतर कोण हमेशा क्या होती है, बराबर, एकांतर कोण बराबर होता है। यदि ये यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा, मतलब z का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। और अगला समझिए, फिर इस पे अगर कोई रेखा ऐसे सरल रेखा पे ऐसे गुजरती है तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितने एंगल का बनता है, ये पूरा 180 डिग्री का। किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री, 180 डिग्री में से यदि ये हमारा 30 डिग्री है तो ये कितना, 180 में से 30 माइनस हो जाएगा, मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 150। 150 प्लस 30 कितना, 180 होता है। तो ये सरल रेखा, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया दे है। चक्रवृद्धि ब्याज 6300 रुपया दे है, तो धन राशि बताइए। हमसे मूलधन पूछा, धन राशि मतलब मूलधन। तो देखिए ये एक फार्मूला से भी बना सकते हैं और प्रतिशत से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक ट्रिक से लगाते हैं, ठीक है। ट्रिक में निकालते हैं। ट्रिक कैसे होता है, सी आई के लिए एक ट्रिक होता है, तो सी आई का ट्रिक, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए। ये अप्लाई कब काम करेगा ट्रिक, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रेट दिया हुआ है कितना, रेट 10% है और टाइम कितना है 2। तो इसका देखेंगे कि टोटल ब्याज कितना परसेंट का बनेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20,
तो 20 हो गया। और फिर इसको इसका स्क्वायर करेंगे, रेट का क्या करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट के बाद स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। क्या लगा देना है, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा, और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब कि 1.00। तो इसे जब हम इसके बाद इसे ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा 21। तो ये कितना हो गया, चूंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट अगर 00 लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 00 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है, तो ये कितना परसेंट ब्याज बनेगा, 21% का ब्याज बनेगा। तो 6300 रुपया हमारा ब्याज है। तो 6300, ये भी तो हमारा क्या है, ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। इसका मतलब 21% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 6300 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, 100% क्रय मूल्य कितना होता है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है हमारा, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे मूलधन, हाँ मूलधन हमारा कितना होता है 100%। मूलधन को कितना परसेंट मानते हैं, 100%, ठीक है। तो 100% हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए 21 दिया 63, 300 बार में कट गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा। तो 100 गुना 300 बराबर ये कितना हो जाएगा 30,000। इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 कहाँ है, देखिए इस ऑप्शन सी में 30,000 है, ठीक है। आप ये भी तरीका बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है ये समझ में, ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड भी आप बना सकते हैं। फार्मूला बेस्ड कैसे होता है, देखिए सी आई बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर T, 100 पे पावर T, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे, अच्छा माइनस P भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पे सारा वैल्यू पुट करके आप मान बना सकते हैं। जैसे सी आई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6300 रुपया सी आई दिया हुआ है, मूलधन हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है हमारा 10%, तो 10/100 हो जाएगा। और इस पे पावर कितना है टी कितना है 2 साल के लिए, और माइनस इसमें क्या कर देंगे पी को, तो पी को तो मुझे पता नहीं है, तो पी बाद में घटा देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वस्तु कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताएं। ये वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने पीछे किया था, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 5 वस्तु, कितने वस्तु का हमें हानि हो रहा है, 5 वस्तु का, 15 वस्तु को खरीद 15 वस्तु को खरीदे और 20 वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें हानि कितना का होगा 5 वस्तु का, तो हानि गुने 100 बटे यहाँ पे क्या बोल रहे थे एसपी लेना है, तो एसपी कितना है 20 है, तो 20 पंचे 100 बचे कितना हो जाएगा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये शायद क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ज्ञात करना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो सी आई